मैंने कहा था फिजिक्स के अंदर स्कैटरिंग एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। स्कैटरिंग की मिसाल बिल्कुल अंधे की छड़ी की है। अभी अगर किसी अंधे को आप देखते हैं तो वो अपनी छड़ी को ज़मीन पे टकराता है और वो जज करता है इससे कि यहाँ क्या चीज़ है। वो देखता नहीं है उस चीज़ को, वो उस चीज़ से अपनी छड़ी को टकराने से जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है कि ये चीज़ क्या है, लोहे की चीज़ है, लकड़ी है, या फिर नरम ज़मीन है, कुछ भी है, पानी है। ये जो चीज़ें हैं ये फिर अब मसला ये है कि जब उसने छड़ी टकराई तो उसके जो चीज़ उस तक इंफॉर्मेशन लेके आई, छड़ी को टकराना एक इवेंट था, वो अकर हुआ था और उससे फ्यूचर के टाइम में उसने वो इवेंट सुना था। यही किया ना उसने। इसका मतलब है इवेंट के अकर होने और इवेंट को डिटेक्ट करने का वक्त जो है वो मुख्तलिफ है। इवेंट हमेशा माजी में होता है और मुस्तकबिल में वो डिटेक्ट होता है। हम ये कहते हैं कि इंटरैक्शंस करने के लिए सबसे पहले हमने जो चीज़ चूज की थी वो नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोपेगेटर्स थे, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल था। हमने कहा था फर्ज करते हैं पार्टिकल वो फार इन द पास्ट कहीं प्रिपेयर हुआ, वो आ रहा था, फ्री पार्टिकल था। फ्री पार्टिकल का सबसे बड़ा फायदा है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, लेकिन हमने बहुत थोड़ी देर के लिए उसके रास्ते में एक जगह पे पोटेंशियल को ऑन किया, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। तो जो ही कोई वहाँ से गुजरा उससे कोई चीज़ उसने महसूस की, वो उस थोड़े से टाइम के लिए फ्री पार्टिकल नहीं रहा था। उसके बाद वो वापस अपनी एनर्जी मोमेंटम या अपनी पोजीशन को तब्दील करके वक्त के साथ आगे चल पड़ा। अब इसका मतलब है मैं उसे रास्ते में अगर मैं मुख्तलिफ पोटेंशियल से लगाता जाऊँ तो मुख्तलिफ जगहों से वो उसके साथ उससे फोर्स फील करेगा और अपने पाथ अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं पोटेंशियल को कंटिन्यूसली ऑन रखे रहता तो मैं कैलकुलेशन कर ही ना पाता, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल एक बाउंड पार्टिकल बन गया था। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ मैं सोच रहा था एंड पे बोलूँगा, आज वो मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ। जितनी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ इसमें मैं फ्री पार्टिकल को एंड तक ये मान के चलूँगा कि उससे इंटरेक्शन के बाद वो फ्री रहता है, बट देयर आर द चांसेस कि वो पार्टिकल बाउंड भी हो जाए, वो उस पोटेंशियल में आए और उस पोटेंशियल से फिर निकल ना पाए। लो एनर्जी के ऊपर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम पे फेंकते हैं और अगर न्यूक्लियस का नंबर ज़्यादा है, चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देगा। अगर वो स्लो है वो आएगा, उसको कैप्चर कर लेगा और अपने अंदर ही उसको, अगर उसके पास जगह है, वरना वो ये भी कर सकता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दे और वो उसकी जगह ले ले, डिपेंडिंग अपॉन दी एनर्जी। ऐसी कोई फिजिक्स मैं नहीं डिस्कस कर रहा। इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, लेकिन उसका ना तो वक्त है और ना वो मेरी टू डू लिस्ट के अंदर है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी किए जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम करना मुश्किल काम नहीं है। समटाइम्स हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है इनको, और न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल की मुख्तलिफ वैल्यू को लेते हैं, वो मुख्तलिफ बिहेवियर लेते हैं पोटेंशियल के, कि इस रीजन में इस तरह बिहेव कर रहा है, इसके बाद तकरीबन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, एंड देन वी कैन सॉल्व इट। या फिर फॉर एग्जांपल फर्मी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके न्यूक्लियस की और मुख्तलिफ किस्म की चार्ज डेंसिटीज लेके पोटेंशियल की हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फ्री पार्टिकल अगर बाउंड पोटेंशियल में आता है तो उसके डिराक सॉल्यूशंस बनना शुरू होते हैं, एंड यू कैन सॉल्व द डिराक इक्वेशन फॉर अ बाउंड स्टेट, यू कैन सॉल्व द क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन फॉर अ बाउंड स्टेट। सो ऐसे प्रॉब्लम मैं नहीं कर रहा। तो मेरी क्या फिजिक्स है, इट्स द फ्री बैक इन द पास्ट, इट इज फ्री फॉर इन द फ्यूचर। एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन मैं नहीं कुछ कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हमें पता है जब कोई चीज़ इंटरेक्ट कर रही होगी तो उसका एनर्जी मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। इट मींस इस पोजीशन, अगर वो उसकी पोजीशन चले, मैं अदर वे अराउंड कहता हूँ, लेट मी से इट लाइक दिस, कि अगर वो पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करता है, मुझे उसकी पोजीशन लोकलाइज हो गई है, तो मैं उसके मोमेंटम के बारे में फुली अनसर्टन हो गया हूँ। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स चाहे रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक हो, अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स, अनसर्टेनिटी नज़र आती है, अनसर्टेनिटी रहती है कैनोनिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, एनर्जी पोजीशन में और मोमेंटम, एनर्जी और टाइम में और पोजीशन और मोमेंटम में। थैंक यू। तो इनको कहते हैं हम कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं।
तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि आपको कि एक फ्री पार्टिकल आता है, वो पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है, और जो प्रोपेगेटर है वो ग्रीन्स फंक्शन है। जो नहीं करना मैं वो आपको बता देता हूँ, जो मैं चाहूंगा कि आप जरूर करें। ग्रीन्स फंक्शन मैं आज आपको निकलवा दूंगा, प्रोपेगेटर करना जो भी आप उसका नाम देना है निकाल दूंगा आपको। उसकी कंटूर इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस। मैं उससे जरा मुश्किल केस करूंगा जो रिलेटिविस्टिक होगा। आप नहीं भी करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक, कोई बात नहीं, रिलेटिविस्टिक वाले से ही आपको पता चल जाएगा नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन मैं रिलेटिविस्टिक कंटूर इंटीग्रेशन करूंगा और प्रोपेगेटर निकालूंगा अगले आज और इससे अगले लेक्चर में। दो किस्म के प्रोपेगेटर हम इस कोर्स में निकालेंगे। तीसरा मैं इंट्यूशन से लिख दूंगा कि ये होना चाहिए, उसको मैं निकालूंगा नहीं, मैं इंट्यूटिवली बता दूंगा कि ये होगा तीसरा प्रोपेगेटर। मैं स्पिन 0 के लिए भी निकालूंगा और स्पिन हाफ के लिए भी निकालूंगा, स्पिन 1 के लिए डायरेक्टली लिख दूंगा कि क्या होगा, बस जस्ट इंट्यूशन से। तो अगले जो 2 लेक्चर हैं उनमें हम ये करेंगे, 2 से 3 जितने भी लग जाते हैं। फिर एसमेट्रिक्स करेंगे एंड देन एप्लीकेशन। कोई सवाल यहाँ तक किसी का जो पिछली दफा किया उस सिलसिले में अगर प्लीज किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारा लेक्चर मैं रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेन स्टेप्स जो लास्ट लेक्चर में मेन स्टेप लिखा था वो लिखूंगा और ऑटोमेटिकली पूरा लेक्चर पिछला ट्रेस आउट हो जाएगा। यानी उस एक स्टेप से मैं अपना सारा पिछला लेक्चर ट्रेस आउट कर दूंगा। मैं एक चीज लिख के लाया था, इसलिए लिख के लाया था कि इंडिसेस मेरी बड़ी जानकारी हर दफा गलत किया मैंने। तो हम ये अच्छा चले थोड़ा सा और आपको मैं पहले बयान कर लेते हैं, फिर मैथमेटिक्स तो हो जाए, तो इतना मुश्किल नहीं। हमने ये कहा था कि जो ग्रीन्स फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंटीग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं विद द गिवन बाउंड्री कंडीशंस। अगर मुझे बाउंड्री कंडीशंस ना बताएं तो मैं सिस्टम के सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकता। इसकी एक मिसाल थी कि अगर मैंने ग्रीन्स फंक्शन कंसीडर किया था पॉइसन इक्वेशन के लिए, याद आपको, और मैंने कहा था पॉइसन इक्वेशन का जो ग्रीन्स फंक्शन है, अगर मैं ये मान के चलूं कि वो सॉल्यूशन है उसका, तो राइट हैंड साइड पे कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि जब तक मैं इंटीग्रल ना लूं वो सॉल्यूशन ना निकले, और वो एक ही था, वो था डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं पॉइसन इक्वेशन फॉर ग्रीन्स फंक्शन लिखूं तो राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा, जब उसे मैं सारी स्पेस पे इंटीग्रेट करूंगा और स्पेस वो पॉइंट कंटेन करेगी जिस पे डेल्टा फंक्शन इनफाइनाइट, वो पॉइंट कंटेन करेगी जिस पे डेल्टा फंक्शन पीक करता है, तब उसका आंसर 1 होगा। अगर उससे पहले या उसके बाद इंटीग्रेट करते रहेंगे तो दे आर नॉट द वैलिड बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने जस्टिफाई किया कि वी नीड द वैलिड बाउंड्री कंडीशंस आल्सो। ठीक है, फिर मैंने कहा था बिल्कुल ऐसा ही मैं ग्रीन्स फंक्शन निकालूंगा, और मैंने साबित किया था लास्ट लेक्चर में कि एक फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन को आप ग्रीन्स फंक्शन के साथ ज़रब देके इंटीग्रेट करके ओवर एंटायर स्पेस लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक चार्ज डेंसिटी को एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट्स विद सम डेंसिटी जो कि डेल्टा फंक्शन थी। और अगर रो ऑफ एक्स को लिख सकते हैं आप ई टाइम्स डेल्टा क्यूब एक्स। अब अगर दोनों तरफ आप डी क्यूब एक्स पे इंटीग्रेट करें तो इधर का चार्ज जो है वो उधर के पॉइंट चार्ज के बराबर आ जाएगा जो डिस्क्रीट चार्ज था मेरे पास। तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने कहा था मैं फ्री पार्टिकल के लिए करूंगा। अब कोई सवाल हो अगर आपका तो प्लीज। पंखा चलाना है, चला लो, गर्मी लग रही है, चला लो। कोई सवाल अगर प्लीज हो तो चलिए, किसी का आप में से कोई सवाल नहीं? आप लोगों में से जो फ्री बर्ड्स हैं। अच्छा हाँ हाँ, तो आपने एमएमपी में किए होंगे, एग्जैक्ट वो काम आज खत्म हो जाएगा एमएमपी का, ठीक है वो खत्म हो जाएगा आज। डेफिनेशन तो वही है। मुझे खुशी होती है कि आप कहते हैं जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में, फिर मेरा दिल ना टूटता। Exactly, this is a Born approximation. Exactly. कभी बिल्कुल सही। Born approximation है क्या थी? हम कहते थे instead of perturbation, let's have the jitters. हाँ, थोड़े इसको ना झटके लगाते हैं। जिस तरह नहीं होता कि सुबह आप सोए होते हैं तो वालदा पूरा नहीं जगाती, आके मार के फिर आगे चले जाते हैं। जैसे फ्री सो रहे थे वैसे फ्री ही रहते हैं। लेकिन जब उठा के बिठा देती है ना, Born approximation no more valid है ना, कोई वैलिडिटी नहीं रहती ना। तो ये बिल्कुल Born approximation है।
की थी, लास्ट लेक्चर में किसी ने इसका जिक्र भी किया था जुनेद। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि मैं जितने पोटेंशियल से पार्टिकल को झटके दूंगा, मैंने कहा था कि एक फंक्शन वेव फंक्शन मान लीजिए वेव एक फंक्शन है साई जो पोजीशन और टाइम का है, 3 डायमेंशनल पोजीशन एंड टाइम। मैंने क्यों 4 डायमेंशनल लिखी थी, इसलिए कि मैं नॉन रिलेटिविस्टिक लिख रहा था, इसलिए एक्स और टी को ज़्यादा लिख रहा था। अदरवाइज मैं एक्स लिख सकता था जो कि 4x था, जिसमें पोजीशन और टाइम थी, जो मुझे जुनेद ने कहा कि आपको लंबा काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कैटेगोरिकली अपने आप को नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में रखना चाह रहा था। आज के लेक्चर में नोटेशन चेंज करूंगा। तो मैंने कहा था कि फाई को, मैं कह रहा था कि फाई में जब उसने इंटरैक्ट किया तो डेल्टा साई चेंज आया। तो साई में जो डेल्टा साई चेंज आया है वो डेल्टा साई कंटेन करता है उस पोटेंशियल के इफेक्ट को। मैंने पहले से कहा था कि पोटेंशियल को डेल्टा T1 टाइम के लिए ऐड करते हैं, वो थोड़ा टाइम है कंपेयर टू T1। फिर मैंने कहा था उसी को डेल्टा T2 के लिए ऐड करते हैं। तो मैंने डेल्टा साई x प्राइम T प्राइम जो T2 वाला था उसके लिए लिखता हूँ, और उससे सारी इसमें पिछला लेक्चर आज मैं उल्टा करके लेके चलता हूँ याद दिलाने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था कि डेल्टा साई x2 फैक्टर सॉरी x प्राइम T प्राइम अब x2 टाइम के लिए है, तो क्या होता था d3x2 डेल्टा t। ये डेल्टा T2 वो डिस्क्रीट टाइम स्टेप था जिसके लिए आपने पोटेंशियल को ऑन किया था, इनटू G0। देखिएगा कैसे लिखने का तरीका से सीख लें। x प्राइम T प्राइम ये वो है जहां पर आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग द कलेक्शन जो यहां दी होती है। ठीक है, क्या मैंने कहा था क्वेश्चन को के लिए सारे x वालों को इकट्ठा करके v3x पे इंटीग्रेट कर दिए, क्या तो x2 वाले सारों को इकट्ठा किया, x2 पे इंटीग्रेट कर दिया। अब ये डेल्टा 2 के करस्पॉन्डिंग चीज क्या आती थी, v ऑफ x2 t2। ये वो टाइम था जिसके लिए पोटेंशियल ऑन हुआ था, और साथ में x2। अच्छा x2 दूसरा झटका है, दूसरा t2 सॉरी, इससे पहले t1 था और t पर कुछ नहीं था। इसका मतलब है अब मैं उल्टा काम करके जरा दिखाता हूं आपको। आपको याद, आप इसको लिख सकते थे कि मैंने इसको ऐसे भी लिखा था कि दिस इज इक्वल टू आयोटा, हाथ खड़ा करना है कि मैंने कैसे लिखा इसको, ठीक है, d क्यूब x डेल्टा 2, हालांकि कोई काम नहीं होगा, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं, d3x G0 of x प्राइम T प्राइम x2 T2 यहां तक वही रखा है, और x2 T2। अच्छा, सिर्फ आप इस d3x से परेशान ना होइएगा, ये एक एक्स्ट्रा लगाया है मैंने। क्यों लगाया है, आपको पता है ना, साई को फाई और डेल्टा साई x1 वाले की फॉर्म में लिख सकता हूं, एक और पिछले की फॉर्म में। ये अगर हाल है तो ये माजी की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे हैं, कोई चीज जाया नहीं हो रही ना गिवन बाउंड्री कंडीशन में, कोई लीकेज नहीं हो रही सिस्टम से। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, देखिएगा जरा, G0 ऑफ x2 T2 by giving the collection at xt। ठीक है ना, xt वाली सारी कलेक्शन को जमा किया और x2 T2 तक लाया, क्योंकि x2 T2 को रिप्लेस कर रहा हूं, प्लस इंटीग्रल d3x1। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे प्लीज जरा लिख लेने दें, G0 x2 T2 x1, देख के लिखने में बहुत बुरा हूं, T1, तो प्लीज अगर मैं पहले लिख लूं ना फिर मैं आपको x1 लिखना, अभी तक तो सब कुछ ठीक लिखा हूं, G0 x1 T1 xmt। आ गया ना फ्री पार्टिकल वाला, आई थिंक आई हैव रिटन करेक्ट। जरा देखिए, आप लिखना फिलहाल छोड़ दें 2 मिनट के लिए, जरा गौर करें जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने
पोटेंशियल को दो झटके दिए। मैंने कहा कि एक पार्टिकल आया, मुझे नहीं पता T1 के साथ उसके साथ क्या हो चुका है, मुझे फ्री ही मिला है दोबारा जो ही टाइम T1 प्लस डेल्टा T1 होता है, याद है आपको? मैंने कहा था वंस अगेन इट इज फ्री। अब मुझे वो फ्री मिला है सिर्फ x1 T1 होता है। अब जो आज जब आया वो x2 T2 पे, तो मैंने उसके लिए डेल्टा T2 टाइम के लिए पोटेंशियल को ऑन किया, वो फिर उसे झटका खाया और आगे चल पड़ा। मैंने उसके लिए, मुझे नहीं पता कि, मुझे ये पता है कि मैं किसी टाइम T प्राइम x प्राइम पे कैलकुलेट कर सकता हूँ x2 T2 की वेव फंक्शन की मदद से, या जो भी स्टेट फंक्शन कुछ भी कह रहा है उसको। लेकिन एक बंदा वो भी था जो कहता था जो तुम्हें जो नजर आया ना वो पहले एक झटका खा चुका है जिंदगी में, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो उसका भी हिसाब रखते हैं। तो किसी भी साई को आप फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्रीन्स फंक्शन। ये बिल्कुल ऐसा जिस तरह रो ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम की फॉर्म में। क्यों? अगर आप इसको सारे एक्स में इंटीग्रेट करते हैं दिस इनटू दिस, तो ये साई ऑफ एक्स फाई ऑफ x2 T2 बना है, क्योंकि हर साई में फाई भी मौजूद है, और क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि साई जो है ना वो है फाई प्लस डेल्टा साई, याद है ना? डेल्टा साई वो है जो चेंज होता है पहले जब उसको पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है। तो ये होगी लीडिंग टर्म, ये वाली हर जगह के ऊपर एक लीडिंग टर्म जरूर होगी, और ये डोमिनेंट होगी। अगर वो थोड़े टाइम के लिए ऑन करें तो डेल्टा साइज इग्नोरेबली स्मॉल कंपेयर टू फाई, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जब श्रोडिंगर इक्वेशन किया था। तो ये पहली टर्म होगी। अब ये वो है जिसका नॉलेज आपके पास था, आपने कहा कि ये x1 T1 पे भी कहीं इंटरेक्ट कर चुका है, तो अब ये देखिए मैंने क्या लिखा, d क्यूब x1 डेल्टा T1 g0, क्यों? मुझे पता है सारे x1 वाले इकट्ठे करूं और x2 पे लेके जा सकता हूं उनकी वजह से, तो मैंने लिखा पोटेंशियल x1 पे था, सारे x1 वाली करेक्शन ये x2 T2 पे लेके, लेकिन x1 T1 से लेकर x3 तक भी मुझे लेके जाना है। क्यों? ओवरऑल तो यहाँ x3 है ना, तो सारी चीजें बैलेंस हो रही है। अगर आप देखें तो यही सेकंड ऑर्डर टर्म बात हुई थी ना, याद ना? एक फर्स्ट ऑर्डर टर्म थी, एक सेकंड ऑर्डर टर्म थी। पर्टर्बेशन नहीं करते थे हम, उससे डिफरेंट लेके चलते थे। सर नेचर आप किस तरह कह रहे हैं कि लिटरिंग की पर्टर्बेशन से डिफरेंट है, सिमिलर ही होती है? अगर नाइट टाइम के लिए पर्टर्बेशन भी ऑन करें तो, लेकिन पर्टर्बेशन में एक पैरामीटर होता है, एक्सटर्नल पैरामीटर होता है, सिर्फ आप मैथमेटिकल जिसको आप स्मॉल मान के चलते हैं। यहाँ कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं था, मेरा ये कहने का मतलब था। पर्टर्बेशन थ्योरी में सिर्फ ये था कि अगर यहाँ चार्ज होता और मैं कहता कि कपलिंग बहुत स्मॉल है, तो फिर मैं कहता कि वो कपलिंग मेरी एक्सटर्नल पैरामीटर है। यहाँ पर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ इट इज जस्ट लाइक अ पर्टर्बेशन इन V पोटेंशियल किसी स्मॉल पैरामीटर के अंदर। कोई सवाल याद है किसी का हो तो प्लीज पूछ लें। अच्छा आपको याद है कोई सवाल? आप लिखने का अंदाज समझ आ गया? देखें ऐसे याद रखें, x1 T1 x1, हर Vx1 T1 के साथ एक ग्रीन फंक्शन आएगा, और हर साई को फाई में बदलने के फिर भी एक ग्रीन फंक्शन आएगा। देख लें, आपने साई को फाई में बदला तो ग्रीन फंक्शन आएगा। तो ये ग्रीन फंक्शन साई को फाई में बदलने के लिए, और ये ग्रीन फंक्शन x1 T1 के लिए सेकंड ऑर्डर टाइम। आपको याद है कि अगर मैं लिखना चाहूं साई x प्राइम T प्राइम तो क्या होगा? साई ऑफ x प्राइम T प्राइम। आज पूरे बोर्ड पे लिखा है तो आपको अंदाजा हुआ कि बाकी नंबर आएगा। दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ x प्राइम T प्राइम प्लस डेल्टा साई ऑफ x प्राइम। अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए ना घर जाइए, ये T3 के लिए लिखिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्राइम T प्राइम x3 T3 Vx3 T3, यहाँ पर साई x3 T3। अब आपको पता है कि मैंने आपको x2 T2 के लिए कहा था, उसके बाद वापस ये पुट कीजिएगा, देखिएगा सारा कुछ बैलेंस होगा। देखिए अब इसको मैं वंस अगेन इसको एक दफा रीड करना सिखा रहा हूँ। x3 से x1 T1 पे गए, x1 T1 से एक झटका दिया, x2 T2 पे चले गए, x2 T2 से फिर एक झटका दिया, x प्राइम T प्राइम पे चले गए, क्योंकि अल्टीमेटली पहुंच गए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। कोई सवाल यहाँ पे किसी का? अब मैं इसको पुट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं
एक चीज के लिए और लिखूंगा इसको इन प्रिंसिपल ना, ये सारा कुछ आपको यहाँ पुट करना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फाई ऑफ एक्स प्राइम्स के बाद ये सारी चीजें पुट करूँ, ठीक है ना, वो उसका वक्त नहीं है बस। लेकिन मैं क्यों ना एक काम करूँ आपकी आसानी के लिए, इसी को n स्टेप्स के लिए कर तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा अगर इसी को मैं n स्टेप्स के लिए कर दूँ तो। सो ये तो अभी दो झटके दिए ना। अच्छा एक और चीज सॉरी मुझे कहनी चाहिए, यहां पर T1 बड़ा है T से, T2 बड़ा है T1 से और T प्राइम बड़ा है T2 से, यानी हर इवेंट के लिए कोई ना कोई माजी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर n सच स्टेप्स, अब ये स्टेप जरा गौर से देखिएगा, फॉर n सच, अगर आपने ये फॉलो कर लिया समझ ले पूरा लेक्चर फॉलो कर लिया, कोई मुश्किल काम नहीं, मैं वैसे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस करने के लिए क्या पहले तो एक काम करते हैं, एक चीज साइज ऑफ x प्राइम t प्राइम को ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में कौन लिखवाएगा, इट इज इक्वल टू आयोटा v3x g ऑफ x प्राइम t प्राइम x। अच्छा यूजुअली यहाँ t को 0 लिखा जाता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे अपने कंट्रोल का टाइम है वो इंटू पाई का x, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब देखिएगा अमूमन बुक्स में यहाँ 0 लिख देते हैं ताकि t कोई इंटीग्रेशन नजर आए, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिक्स टाइम है तो क्या इंटीग्रेशन हो या ना हो, ऐसे लिख सकते थे ना, नहीं सॉरी हाँ चलो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं खोल के एंड स्टेप्स के लिए कैसे लिख सकता हूं, कोई हाथ खड़ा करेगा तो बताएगा। पहले चलो पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहला तो हो गया फ्री पार्टिकल का, अगला क्या होगा अच्छा चलो फर्स्ट कार्ड होगा, चलो समेशन अपन आई कर लेते हैं, सारे ऐड करूंगा देखिए जरा, तो एक दफा मुझे लिखने दें d3xi डेल्टा ti बजाय इसके के वन क्या था i क्यों होता है इनटू g0 ऑफ x प्राइम, हाँ बोले बोले शाबाश बोले xi लिख लेते हैं ना फिलहाल, उसी की बात जो है xi, आप ये कह रही हैं xi ti ये कह रही हैं, और फिर यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है यही कह रही है, और क्या आएगा यहाँ फाई ऑफ एक्स आई, ठीक है प्लस अगली टर्म लिखवाएंगे, इसमें दो समेशन है आई जे फिर आई इज ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या है उसका टाइम बड़ा है जे से, क्या होगा। अच्छा वो डायग्राम्स आज मैंने नहीं बनाई, वो पिछले लेक्चर में मैंने बनाई थी स्कैटरिंग वाली, वो जाके देख लीजिए, चीज आई थी T1 पे, हम एक्चुअली कुछ इस तरह की हमने डायग्राम बनाई थी, एक मैं जल्दी से बना देता हूँ, जो लोग पिछले लेक्चर में नहीं थे, इधर टाइम था इधर x था, तो हमने कहा था पहली टर्म ये रिप्रेजेंट करती है कि एक चीज आई उसने कोई इंटरैक्ट नहीं किया और चली गई, कि x और T1 x प्राइम T प्राइम। दूसरी चीज हमने कहा था कि एक थी कि अगर x और t था वो i x1 उसने किसी पोटेंशियल v ऑफ x1 t1 से इंटरेक्ट किया, x और t से आई थी और आगे गई x प्राइम और t प्राइम। मैं सिर्फ टाइम के लिए वरीड हूँ कि टाइम में फॉरवर्ड नहीं है, पिछला टाइम x के लिए मैं वरीड नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर दो होंगी तो दो दफा टकराएगी, मैं ये n के लिए बनाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी i ग्रेटर देन j के लिए कौन लिखवाएगा, आप बिल्कुल वेलस शेयरिंग कंडक्शन पैन में बैठे हो और एक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, d3xi डेल्टा i d3xj डेल्टा j, जो क्लास में नहीं बोलते ना मैं उनसे बुलवाता हूँ जी प्लीज। पहले तो पहली वाली टर्म लिखवाए ना, पहले मैं आप पहली लिखने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है क्या करें डेल्टा जे लिख टी जे,
टी आई है और ये बिल्कुल ठीक। चलिए पहली टर्म मैं लिखने में हेल्प करता हूँ। जी जीरो जी एक्स प्राइम टी प्राइम जी टी आई बड़ा है टी जे से, आई वाला बड़ा है जे से, जे बाद में आएगा, आई वाली टर्म पहले आएगी। देखिए ना, जो बड़ा होता था वो पहले आता था। तो बताएं, चलिए आप बोले एक्स आई टी आई, शाबाश। वी ऑफ एक्स आई टी आई, जी जीरो, शाबाश, वेरी गुड। एक्स आई टी आई, एक्स जे टी जे, शाबाश। वी ऑफ एक्स जे टी जे, शाबाश। फाई ऑफ एक्स जे टी जे। ना सब, अगर मैं एक और लिखना चाहूँ, अगर बस जाया करें तो कोई लिखवाएगा आप में से? अगर मैं लिखूं आई इज ग्रेटर देन जे इज ग्रेटर देन के, तो क्या होगा? ये हट जाएगा, इसकी जगह एक और ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा। जहां मैं रुकूंगा आखिरी साई लिख दूंगा फाई की बजाय, क्योंकि मुझे उसका नहीं पता होगा क्या है। ठीक है, कितना आसान काम है। प्लस अप टू सो ऑन, क्यों आना? ठीक है, आइडिया होगा कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा है तो दूसरा काम देखें। चलें जी, द करस्पॉन्डिंग ग्रीन फंक्शन बिकम व्हाट? देखें, फाइव मेरा दिया हुआ था ना, मैं ले लेता हूँ वापस। कहीं ना कहीं तो आखिर में एक्स की आ ही जाएगी। देखें ना, मैं कहीं ना कहीं चलते 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 एक्स जे को आगे लेके जाऊँ, उससे आगे आखिर वाला तो एक्स की पे ले ही सकता हूँ ना। तो दोनों तरफ से फाइव उड़ा दूँ तो ये रिलेशन ग्रीन फंक्शन में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अब एन स्टेप्स में इसको तोड़ा है। एन स्टेप्स की फिगर बनाना चाहूँ तो मैं अभी थोड़ी देर में बना के दिखाता हूँ आपको। मैं सोचा तो बैग में डाल के देख लेता हूँ। ये मुश्किल नहीं है चीज, सिर्फ थोड़ी सी मैं इससे पहले नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा कर दूं, जिंदगी में एक दफा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई प्लीज सवाल है, मुझे पता है पहली दफा शायद ये चीजें ना क्लियर हो, लेकिन अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, बिल्कुल, हर एक की स्पेस, हर एक का टाइम। आगे क्या आएगा? ये सारा उसी तरह रहेगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? जी जीरो एक्स जे टी जे, एक्स के टी के, वी एट एक्स के टी के, उससे अगला फाइव एक्स के टी, उससे आगे भी चलना चाहे तो चलते रहिए, आपकी अपनी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान काम है। अच्छा जी, ग्रीन फंक्शन में क्या इक्वेशन हो जाएगी? सो द करस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन का रिलेशन बदल देते हैं। इधर आ गया जी ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम एक्स है टी, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद एक्स एंड टी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पहला, तो इसको भी पता ना आपको जी जीरो की फंक्शन, जी जीरो है जो फ्री पार्टिकल के लिए ग्रीन्स फंक्शन है, जी जो है वो फ्री ना हो फुल साई के लिए है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन बताएगा? आई कैन राइट एज जी जीरो ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम एक्स एंड टी, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ, ट्रस्ट मी, किसी एक्स प्राइम टी प्राइम पे मैं एक्स और टी के नॉलेज से लिख सकता हूँ ग्रीन्स फंक्शन प्लस जी। सर वो कुछ देर पहले इससे जो बात कर रहे थे बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन परटर्बेशन की एग्जांपल है नहीं है, तो आपने बोला था यहाँ पे कोई मतलब क्वांटिटी कोई पैरामीटर को नहीं हम इस्तेमाल कर रहे, लेकिन मुझे याद है जब तूने फर्स्ट टाइम बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी थी उस टाइम यहाँ से मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छे से मुझे याद है किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम क्या स्मॉल है, तो पोटेंशियल के बेसिकली हमने नहीं हम नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें ना, हम शुरू करें टाइम स्मॉल है,
जिसके लिए पोटेंशियल ऑन हुआ, पोटेंशियल पे कोई कंडीशन नहीं। नहीं, अगर फिर भी अगर मैं लेट्स से अगर पोटेंशियल अगर हम जब जहाँ पे जाके हमने इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, पहले उस टाइम में देखिए पोटेंशियल एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो पोटेंशियल का प्रोडक्ट है बेसिकली, तो लाइक पोटेंशियल का ऑर्डर जो है जी, वो जी। बढ़ता जा रहा है। मैंने यही बात- तो मैंने जब यही हम बात टर्मिनेट करेंगे बेसिकली तो हम पोटेंशियल की हाई ऑर्डर टर्म्स को निकलेंगे। जी जी, हम एक ही बात कर रहे पैरामीटर हैं। तो है नहीं, मैंने कहा कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो इंटरेक्शन का पैरामीटर था, एक वो पैरामीटर है जो सिस्टम से बाहर से आपने लगाया था। बाहर उसी वही इसके वो चीज है ना, कोई चार्ज टाइप कपलिंग नहीं थी जिसको मैं स्मॉल कह रहा था। मैं नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के साथ कितना कपल करता है। बॉन्ड दो तरीके हैं सॉल्व करने के। जब आप कैलकुलेट करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी, तो आपके पास जो इक्वेशन आती हैं वो यू कैन इजीली सॉल्व है। यहाँ जरा अभी मुझे फाइनल इक्वेशन लिख लेने देखिएगा वो इक्वेशन बनेगी क्या। वो इक्वेशन बड़ी डिफरेंट सी बनेगी, वो बाउंड्री कंडीशंस भी पता होंगी। इस बात से मैं पूरी तरह एग्री हूँ जो शुरू में भी मैंने की थी और आपने भी वही की कि डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल हम किस टर्म तक जाना चाहते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट्स वही आएंगे जो बिल्कुल जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी से आते हैं। उससे आज से पिछले लेक्चर में कहा था दो अप्रोचेज हैं करने की। वन इज द स्टैंडर्ड वन इज द स्टैंडर्ड क्वांटम फील्ड थियरेटिक अप्रोच, जिसमें आप फील्ड को क्वांटाइज करते हैं, उससे वैक्यूम से पार्टिकल पैदा करते हैं या पार्टिकल को क्रिएट एंड हीट करते हैं गिवन पार्टिकल्स को, और आप एस मैट्रिक्स या ग्रीन फंक्शन लिखते हैं। एक तरीका जो ज़्यादा इंट्यूटिव है वो ये इंटीग्रल इक्वेशंस वाला है। मैं आपसे पूरी तरह एग्रीड हूँ कि कोई कपलिंग नहीं है जिसको मैंने स्मॉल लिया, बट पोटेंशियल की किस टर्म तक जाना है, मैंने कितने ऑर्डर के पोटेंशियल्स कंसीडर करने हैं वो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कपलिंग कोई चीज़ नहीं है या पोटेंशियल की टर्म होगी, लेकिन हर दफ़ा इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड। ये कमाल किया था श्रीकर, मैं भी आपको बताता हूँ पहले। अच्छा, इसकी जगह अगली टर्म क्या आएगी, कौन बताएगा? हाँ चलो आगे, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कोई अल्फा टाइप चीज़ नहीं है सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ प्लस इंटीग्रल d3xi delta di into g of g0 x prime t prime xi pi into g v of xi pi, और क्या आएगा? हाँ, एक और ग्रीन्स फंक्शन फाइव को लिखना है इसको, एक्स टी की फॉर्म। हाँ, आप कमेल क्या कह रहे हो? जी ऑफ शाबाश, जी जीरो एक्स आई टी आई एक्स एन। ये पता क्यों आया ये? एक्स आई टी आई को अपने एक्स और टी की फॉर्म में लिखा ना, तो एक्स आई टी आई गिवन कि एक्स और टी में सोर्स बड़ा था उसकी वजह से एक्स एन टी आई प्लस summation upon I and j where I is greater than j क्या होगा? d3xi delta ti d3xj delta tj g0 of x prime p prime we have x I p I g0 of x I p I xj pj। अब क्या करूंगा मैं? v यहाँ तक तो सारी चीजें वही है। देखा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे एक्स पीजे लिखना पड़ रहा है, पर हमने नॉन रिलेटिविस्टिक का दामन नहीं छोड़ा आप शुरू में कह रहे नॉन रिलेटिविस्टिक ना, क्या पता आप साल बाद पढ़े तो आप मुझे कहीं देखो नॉन रिलेटिविस्टिक कहते कहते फोर नोटेशन यूज कर दी। रिलेटिविस्टिक शुरू करने से पहले भी कई दफा क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं। हाँ, ये इसको कहते हैं फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शंस डेफिनेशन रीडिफाइन। चलो मैं जुनैद को भी कुछ करता इसकी मानता हूँ। अच्छा जुनैद की हम अब इसकी जगह क्या करूँ? असल में चीज की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा टाइम इसके पर लगा। हाँ, लेकिन पता क्या, जब आप लिखते हैं ना बार बार तो आपको पता चलता है कि T2 बड़ा है T1 से, T1 बड़ा है T से, इस तरह सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ। ये करो चार्ट से लिखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा
आगे क्या करना हो जाएगी कौन टाइप ये ग्रीन फंक्शन आ जाएगा शाबाश g0 xj वेरी गुड शाबाश xj bj xn t मुझे किसी ने नहीं रोका मैं चल सकता हूँ यहाँ तक जाना चाहता हूँ कोई बात नहीं यहाँ फाइव आया फिर मैंने कहा नहीं यार यहाँ से रुकना और आगे चलते हैं मैक्स के टी के तक चलता तो जाता रहूँगा क्या फर्क पड़ता है अच्छा अब ना एक मैथमेटिशियंस बड़े समझदार लोग हैं उन्होंने ना एक चीज डिवाइस की हुई है ये कि ये जो आप वक्त का हिसाब रखते हैं इससे आप जान छुड़ा सकते हैं और वो इस तरह के एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लें जो सिर्फ एक ही तरफ चले जिसे कहते हैं स्टेप फंक्शन आप सीढ़ी ऐसे करके चढ़ते हैं कभी ऐसे करके चढ़ सके जवाब क्या आता है या सीढ़ी जीरो या आप जीरो तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा स्टेप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो इन वक्त का हिसाब रखता है वो मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा स्टेप फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये स्टेप है ना या आपने किया या नहीं किया अच्छा पहले तो बात है इसको जरा पिक्चोरियली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आपने क्या कहा आपने कहा कि अगर इधर मेरा x था इधर मेरा t था तो मैंने x और t से शुरू किया मैं पहले x1 t1 पे गया x2 मैं जानबूझ के x को इधर उधर बना रहा हूँ लेकिन t को ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ टाइम के साथ ऑर्डर कर रहा हूँ फिर मैं इधर गया करते करते यहाँ पर मैं कहीं x जी क्या करें n-1 तक गया इसके बाद मैं कहीं xn तक गया xn-1 tn-1 xn tn लेकिन अल्टीमेटली मुझे पहुंचना कहाँ पे था x प्राइम और t प्राइम है मैं कितने अब ये डिपेंड करता है कितने छोटे स्टेप्स थे इस छोटे स्टेप्स का भी मैं जरा हिसाब रखता हूँ ख्याल नहीं जरा थोड़ी देर में लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं मैं कह रहा था कि ग्रीन फंक्शन को क्यों ना हम इस तरह का एक नोटेशन लिखते हैं कि लेट्स डिफाइन g0 और इसके ऊपर एक प्लस साइन मैं बताता हूँ g0 प्लस साइन का मतलब क्या है दिस इज x प्राइम t प्राइम सो इट इज अ फंक्शन ऑफ x and t पास्ट है x प्राइम t प्राइम हार या मुस्तकबिल है जो क्या है सो दिस इज इक्वल टू 0 है जब t प्राइम लेस देन ऐसे इसका मतलब ये है कि इवेंट होने से पहले आप नहीं देख सकते कोई चीज अगर होगी तो आप देख सकते हैं मैं जिस तरह बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं यहाँ पे इसमें कुछ और क्या g0 x प्राइम t प्राइम x जान छूट ना कोई जरूरत नहीं लिखने की t प्राइम ग्रेटर देन t तो अगर एक प्लस साइन लगा दूं मैं तो मेरी जान बख्शी होगी सारी चीज अच्छा अगर ये g0 के लिए होल्ड करता है तो ये किसी भी ग्रीन फंक्शन के लिए होल्ड करेगा लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये चीज ग्राउंड स्टेट से जो चीजों को लिंक करता है ये जनरली किसी भी ग्रीन फंक्शन के लिए होल्ड करता है सो दिस इज इक्वल टू 0 अगर t प्राइम लेस देन t है और ये g ऑफ x प्राइम t प्राइम x एंड t है अगर t प्राइम इन्हीं को कहते हैं जो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक होते हैं ऐसे ग्रीन फंक्शन को कहते हैं रिटार्डेड ग्रीन फंक्शन एक ही तरफ के हैं है ना रिटार्डेशन का मतलब यही होता है ना these are known as retarded या retarded propagator किसकी मैंने कहा कि ये सिर्फ एक ही सूरत में होल्ड करता है कि t प्राइम ग्रेटर देन t है रिटार्डेड का मतलब ये है पैदा कहीं हुआ है कोई चीज तो देखी आपने बाद जो स्लो कहते हैं बच्चे रिटार्डेड है स्लो है ना आप जरा स्लो रहे देखने में कहीं और हो सकता था तो आप देख रहे दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिटार्डेड पोटेंशियल ठीक है यस को कहते हैं रिटार्डेशन रिटार्डेड बच्चों को मतलब होता है थोड़े से जिनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं तो ये जरा रिफ्लेक्सेस स्लो वाले हैं कहीं हुए और आपने देखा इवेंट हो चुका था आपने देखा है पहले कहीं हो चुका है जो आप देख रहे हैं आपको अब पता चला है
ये एक मतलब है इसका। No, you are retarded in engaging this series function. अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मैं डेल्टा टी को सर ये जी नॉट जी ये ऊपर फ्री पार्टिकल वाला ये नीचे वाला ये जी तो कोई भी हो सकता है जो साई के लिए है। जी जीरो वो था जो फाई के लिए लिखते थे। फ्री पार्टिकल के लिए जी के साथ जीरो लिखते थे और जो फ्री जनरली हम जी के साथ जीरो लिखते थे। अच्छा चलो एक आखिरी बात मुझे कर लेने दीजिए इसमें कि इफ अगर मैं ये स्टेप्स बहुत बढ़ा दूं, इफ n goes to infinity then delta t goes to तो क्या बन गया ये? अब मैं जुनेद की मानूंगा, अब मैं लिख लूंगा कि जी ठीक है, ऊपर मैं प्लस साइन अब लिखने लगा हूं जी प्लस, अब मैं टाइम ही लिखूंगा x प्राइम x। अब ये मेरा x प्राइम जो है ना ये, though my x defines my x by definition is x and t and my x prime by definition is x prime and t। ठीक है, अब मैं टाइम की इलाका नहीं डालूंगा इसमें, तो क्या आएगा जवाब? g प्लस ऑफ x प्राइम x इज इक्वल टू g0 प्लस ऑफ x प्राइम। थोड़ी देर मुझे दिमाग मेरा लेगा वापस फोर रोटेशनल चीज प्लस। अब आप देखिए क्या मजे की बात हो गई, डी टी आई हो गया तो क्या बन गया? अब मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन में चला जाऊंगा है प्लस d4xi g0 x प्राइम xi via xi into g0 plus of xi और x। ठीक है ना? अगली टर्म में लिखता हूँ, अगली टर्म इससे क्या होगा? प्लस इंटीग्रल d4xi d4xj g0 पर लिखिए, ये बता दो कुछ नहीं करना, x प्राइम xi v of xi g0 के ऊपर प्लस लिखना है ताकि ये फिक्र ही ना रहे हमें। xi xj via xj, ठीक है, और क्या आएगा? ठीक, और g0 प्लस xj x प्लस। आप चलना चाहे जहाँ पर लिखते रहिए अगली टर्म में, तो बेहतर था मैं x की बजाय लिख लेता, xj की बजाय लिख लेता 1 2 ताकि मुझे आसानी हो जाए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ताहा ने की थी, मैं जानबूझ के पूरी तरह जवाब नहीं देना चाहता था उसका खुल के, क्योंकि अब मैं जवाब देता तो ठीक था। हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करना होगा कि ये सीरीज कन्वर्ज कर देगी। अब साइंस बनाएगी कि इंटरैक्शन हर अगले लेवल पे सप्रेस होती है, ये वरना ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। अब वो बिल्कुल पर्टर्बेशन वाली सेंस अब बनी है, इसलिए वहां पर मैं अधूरा आर्ग्यूमेंट आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप सेंस बनेगी कि अगली टर्म लिखिए उससे भी, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करे और हम अस्यूम करेंगे, मैं लफ्ज लिखने लगा हूँ, वैसे लिटरली ये ज्यादा इंट्यूटिव पिक्चर नहीं है, हर दफा झटके दें और लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ी वो क्वांटिटी के लोग थोड़े काम करें। जब वो कर रहा हूँ तो जब क्वांटिटी बना रहा हूँ तो ज्यादा अच्छी। So if we assume that the series
If we assume that the series is converging, तो क्या होगा इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g plus x prime and x is equal to g0 of x prime x is equal to plus इंटीग्रल d4 x1 सिर्फ 1 आप लिखता हूँ y की जगह 1 d4 x1 g0 plus x prime x1 साथ में क्या आएगा v x1। आप आगे अगर मैं वापस लिखूं g प्लस g0 ना लिखूं, क्योंकि हर g प्लस में g0, हर g प्लस को आप g0 की फॉर्म में लिखते थे, ये तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। इस g प्लस की आप जगह आप क्या लिखेंगे, g प्राइम प्लस x प्राइम है, सॉरी x1 है x। अब आप देखिए, आप लिखना चाहिए g प्लस x1 ऑफ x क्या है, g0 प्लस x1 x प्लस d4 x2 एक पोटेंशियल की टर्म 4 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर्थ। समझ आ रही है आपको? तो ये ऐसा इटरेशन नहीं होती थी जिसमें हर चीज फिर घूम फिर के आ जाती थी, इसलिए इनको कहते हैं ना इटरेटिव सॉल्यूशन है। और दिस इज एन इंटीग्रल इक्वेशन। मैंने जो शुरू यहां से किया था वो कहीं भी गलत नहीं किया था। बाउंड्री कंडीशन मुझे ना दे, मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, अब आते हैं जो लोग क्यूसीडी करते हैं, तो उसमें जब मैथ फंक्शन निकालते हैं ना क्वांटम थर्मोडायनामिक्स में, क्यूसीडी में अगर आप जीरो मैथ पार्टिकल से शुरू करें ना, क्वार्क से, फिर भी आप क्वार्क का मैथ जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज इंटरैक्शंस। वहां पर ये इंटरैक्शंस की बजाय ग्लूऑन इंटरैक्शन हो जाती है, ग्लूऑन इंटरैक्शन का पोटेंशियल आ जाता है, वन टू वन एक्सचेंज है। तो जीरो मैथ से भी शुरू करें, फिर भी आप मैथ जनरेट कर सकते हैं। फोटॉन क्यूसीडी नहीं आता। हाँ, अगर आप प्रोटॉन का अगर अप डाउन चार्म को ऐड, अप डाउन को मैथ ऐड करके देखें ना। अच्छा, इससे भी पीछे चलते हैं। अप डाउन को जो हिग्स मैथ देते हैं ना, वो तो तकरीबन ना होने के बराबर। दे हैव 99% मैथ फ्रॉम QCD, फ्रॉम दिस पोटेंशियल, नॉट फ्रॉम द हिग्स कपलिंग। कपलिंग वाली चीज वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इटरेटिव इक्वेशंस वहाँ लोग सॉल्व करते हैं और वी कैन डू इट। So this is known as, recently मैंने भी ये काम शुरू किया, इसके से एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अकरम है जो लाहौर में प्रोफेसर का quite recently I have started करनान ने भी कहा था मैं करने के लिए, collaborator हैं उनका भी, and I finished this work। ये आसान सा था, वो भी अच्छी टीचर है अदनान, हाँ प्रोफेसर तो कोई शक। So this is known as, पहले दफा चाहिए उनसे सुने थे ना, हैं ये अभी बात कर रहे थे, पहले दफा उनसे सुना। हाँ, और आज आपने देख भी लिया है ना करके, जो मर्जी पोटेंशियल का निकालें। दिस इज नॉट, मैं आपसे कह रहा था कि बात का बहुत सारे लम्बे बहुत नाम मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें करना शुरू करें ना, तो उसके बिहाइंड फिजिक्स बड़ी आसान होती है। देखिए कितनी आसान फिजिक्स, क्यूसीडी का पोटेंशियल डालने आ जाएगा। मसला पता है क्या है, क्यूईडी में क्यों मैथ जनरेट नहीं होता, क्योंकि क्यूईडी के पोटेंशियल में चार्ज होना जरूरी है ना, कबीलियन गेज की जरूरत है, चार्ज होना जरूरी है कपलिंग के लिए QED के अंदर। जब कपलिंग के लिए इंटरेक्शन टर्म में चार्ज हो तो क्वांटम थर्मोडायनामिक्स में इंटरेक्शन टर्म में कपलिंग कांस्टेंट नहीं होती। जीरो नॉन एब्रियन गेज के लिए सेल्फ इंटरेक्शंस भी ग्लूऑन्स की होती है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वहां सेल्फ इंटरेक्शन फोटॉन की नहीं होती, इसलिए फोटॉन को जीरो मैथ देते हैं तो जीरो ही रहता है। लेकिन ग्लूऑन्स की सेल्फ इंटरेक्शन की वजह से भी चीजें मैथ की हैं, बिकॉज़ दैट्स अ नॉन एब्रियन थिंग। क्या वो स्ट्रॉन्ग जो वैसे मैं लुकिंग पढ़ा था कि जो मैचेस पार्ट में मैचेस फोर्स कैरियर्स होते हैं, उनकी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि उनका रेसिप्रोकल पोटेंशियल जो है वो 1/r मतलब साथ वेरी करता है। हाँ। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में मैंने देखा कि ग्लूऑन ऑल्दो मैचलेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का पोटेंशियल तो वैसे है। उसकी रीजन ये है कि वो फोर्स की स्ट्रेंथ शॉर्ट रेंज है, उसमें एक लॉन्ग रेंज टर्म है, एक शॉर्ट रेंज टर्म है। आप उसका एसिम्पटोटिक बिहेवियर और कन्फाइनमेंट दोनों रखने पड़ते हैं। एसिम्पटोटिक बिहेवियर तो 1/r से शायद लेट्स से हो जाएगा, लेकिन कन्फाइनमेंट के लिए आपको kr की टर्म डालनी पड़ेगी गवर्नमेंट पोटेंशियल। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शॉर्ट रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैच डिटरमिन नहीं करता कि आपका पोटेंशियल फॉर्म है। मतलब कहीं पे मैं पढ़ा था कि लाइक उसके ग्रेविटी भी वो भी इसकी भी रेंज इनफिनिट है। हाँ, वो भी 1/r इनफिनिट है, तो इन दोनों को बेसिकली मैच
मैसलेस पार्टिकल होना चाहिए। हाँ, वो उसका भी 1/8 ये है, आप उसके क्योंकि लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इवन फाइनमैन की जो ग्रेविटेशनल फिजिक्स बुक है उसमें भी जब वो ग्रेविटी की थ्योरी एज फील्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है तो वो ये रीजनिंग यूज करता है कि आपका ग्रेविटी लॉन्ग रेंज डायरेक्शन है तो इसका कैरियर जो है वो मैसलेस होना चाहिए। 1/8 टाइप होना चाहिए बस पोटेंशियल, जब जब 1/8 बोल आइंस्टाइन कंडेंसेट के थ्रू से भी आप कहा सकते हो उसको, क्योंकि वो डिलोकलाइज होते हैं पूरी स्पेस में। एग्जैक्टली, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन मैं मुश्किल चीज़ पर जाना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल आसान टर्म में बात करता हूँ कि अगर 1/8 टाइप पोटेंशियल है तो फोटॉन और ग्रेविटॉन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी स्पेस देखता है, दूसरा मिले तो देख लेते नहीं, स्पिन में फर्क। हाँ, स्पिन का फर्क है, तो इंटरेक्शन है ना, अदरवाइज कोई। अच्छा, दिस इज नोन एज, मैं अभी उसका नाम लिखने लगा, मैं ये आपको सब कुछ बता देगा। दिस इज नोन एज this is known as a Lippmann-Schwinger equation. Lippmann German, Schwinger was also. Yeah. And Sir Julian Schwinger. यस हिसाब था इसको सलाम साहब इस्तार कहते थे, बहुत बड़ी चीज़ था। अच्छा, मजे की बात है, इसकी किताब है जिसका नाम है एक नहीं चार वो 3 वॉल्यूम में 4 वॉल्यूम में, सोर्स थ्योरी के नाम से है। उसने पैरेलल में इन्हीं सेंस पे चलते हुए पूरी की पूरी फील्ड थ्योरी नहीं डेवलप की, सोर्स थ्योरी डेवलप की। उसमें जो रीनॉर्मलाइजेशन है बड़ी नेचुरली हो जाती है, लेकिन वो अप्रोच लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन ये वो लोगों का काम है। देखिए, हमने आज सारे लोग जिन्होंने QED के लिए कुछ ना कुछ किया था, जिनके बारे में कहा जाता है, सारों का तज़किरा कर दिया है। डिराक का भी कर दिया, श्विंगर का भी कर दिया, फाइनमैन स्टुकरबर्ग का भी कर दिया, और मोर और लेस ऐसा ही काम टोमनागा ने भी किया था, थोड़े आगे चल गया। तो एक किताब है बड़ी मशहूर जिसका नाम है QED एंड द मैन हू मेड इट, श्विंगर, फाइनमैन एंड टोमनागा। डायसन भी है, हाँ, डायसन का मैंने सॉरी डायसन भाईजान माइना कर दिया। डायसन साहब से मैं पूरी जिक्र करूँगा इस मैट्रिक्स। डायसन साहब ने कमाल करके रखा। एक सीरीज अगर आपका नेट पे टाइम हो ना, यूट्यूब पे थोड़े 10-15 मिनट के, शायद 5-10-15 मिनट के क्लिप है, फ्रीडमैन डायसन के अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट, कमाल की। एक तो ब्रिटिश एक्सेंट है, मजा आ जाता है उसकी वो सारी कमेंट्री सुनने का। साइंटिस्ट के बारे में वो चीजें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उनकी पर्सनैलिटी तक जुड़ी हुई है, नाम के अलावा बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है वो। बहुत, मैं तो मुझे इसलिए पता है इतनी बड़ी है कि मैं पूरे जहाज में देखता रहा बैठ के, तो खत्म नहीं होता। वो इतना मुझे हंस बातें वाली बहुत मजे की लगी वो, इसलिए आपको टाइम मिले ना जरूर सुनिएगा, बड़ा बड़ा मजा आता है वो। मुख्तलिफ साइंटिस्ट की बायोग्राफी इन 10-15 मिनट्स। एग्जैक्टली, मैं वो अपने फादर के वक्त में ना सुनता रहता था। उस वक्त ये यूट्यूब पे रील्स नहीं होती हैं? हाँ, अच्छा यार पता नहीं, मैं तो मेरे को जाने अरे आपने पहली टर्म पे टर्मिनेट किया था ना, कन्वर्टिंग फीस है। अरे आगे वापस जी लिख दिया था, जी जीरो आखिर में जी लिखे हैं। जी वो है जो उससे अगली टर्म्स की इंफॉर्मेशन रखता है। तो हर इटरेशन में यही होता है ना कहीं ले जाके आप छोड़ देते हैं और आखिर में वही लिख देते हैं जो शुरू में था, m = n, प्लस के साथ सारे सारों के ऊपर प्लस ही है। अगर मैंने नहीं भी लिखा तो प्लस लिख दीजिएगा, सारे रिगार्डेड पोटेंशियल्स। अच्छा भाई चले, एक आखिरी चीज की अगर आप इजाजत दें मुझे, तो मैं इस चीज पे लाके खत्म करता हूँ। साई क्या था? वेव का एम्पलीट्यूड था, याद है ना? हमने कहा कि फाई जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या है? उसका माइनस स्क्वायर रूट तो प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। तो साई को अगर एम्पलीट्यूड कहूँ तो आपको याद है, मैं आप लिखने लगा हूँ जो टाइम की चीज थी, साई ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू, ये आज की आखिरी चीज कर रहा हूँ इस चीज में। मैं लंबा चौड़ा काम नहीं करूँगा, मुझे इसलिए कि दरम्यान में 2-3 स्टेप्स हैं वो भी याद करने पूरे लिखे हुए, तो मैं आखिरी स्टेप्स लिखूंगा। इसका मतलब है साई ऑफ x प्राइम कुछ भी नहीं है बल्कि ये है फाई ऑफ x प्राइम ओरिजिनल वन प्लस इंटीग्रल d4x1। ये है कि टाइम माजी का माइनस इन्फिनिटी, उसमें देखिएगा लिमिट t गोज़ टू माइनस। एक स्टेप लेते हैं, अभी फिर फाइनल स्टेप लेते हैं।
तसल्ली नहीं होगी वरना मुझे भी। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। सो इक्वल टू आयोटा टाइम्स इंटीग्रल dx g plus of x prime and x times phi of x such that limit that t goes to minus infinity। आपको पता है g प्लस में g जीरो है, इसका मतलब आप थोड़ा सा काम करें, दो स्टेप्स और लिखें, इसको g जीरो की फॉर्म में लिखें, वापस लिखें चीज़ों को, तो आप पहले टर्म लिख सकते हैं phi of x क्योंकि d3x g0 plus x prime x phi of x becomes phi of x prime plus integral d4x1 सिर्फ ये मैंने टाइम लिखने के लिए लिखा है कि t goes to minus infinity into g0 of x prime x1 या x1। अच्छा प्लस अब ना लिखा हूँ मैं, पता ही है लिखने की क्या जरूरत है, जब चार चले आपने लिखना है तो लिख लें, अगर आपने नोटेशन मुश्किल बनानी है। वापस साई ऑफ x1 में लिख दिया, क्यों साई ऑफ x1 लिख दिया है, साई x1 था g था ना, साई में फाई प्लस डेल्टा साई था, फाई आप इसमें लिखेंगे फाई प्लस डेल्टा साई, तो डेल्टा साई आगे जाके ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, दो पोटेंशियल था, ठीक है, हमने पहले लिख दिया था ना, हर डेल्टा साई में हर फाई को फाई प्लस डेल्टा साई लिखा था। अच्छा इसमें अगर ये टर्म देखें तो ये कौन सी टर्म है एम्पलीट्यूड में, दिस इज द सेम एज व्हिच इज द फ्री एम्पलीट्यूड टर्म, और ये कौन सी टर्म है, दिस इज आप मुझे इस चीज को क्या बताने दें आपको, साई x1 पे कुछ हुआ, किसी पोटेंशियल से इंटरैक्ट किया, प्रोपेगेट करके वो x प्राइम का इंफॉर्मेशन सारी होगी, कहीं हुआ उसने महसूस किया और बता दिया आपको कि ये कुछ हुआ, और वहां से आपने क्या निकाला, साई x1। तो knowing psi x1 and the potential and the propagator you know psi x1, पूरी फिजिक्स में कोई गलती नहीं है। इसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बड़ा चुगलखोर है ना, कुछ महसूस करता है फौरन बताता है कि चलो गलत है, तुम्हारे बारे में साजिश हो गई, ये इसलिए जीन्स फंक्शन में ये खूबसूरती है, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, आप तो नहीं भूलेगा जीन्स फंक्शन क्या है, आसान चीज है। अच्छा ये तो है नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, रिलेटिविस्टिक थ्योरी बड़ी कमाल की है। रिलेटिविस्टिक थ्योरी में अच्छा नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो हमने की थी उसमें अगर आपको याद हो, अच्छा ये आप लेना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, ये मैंने ऊपर D4 नहीं लगा, D4 नहीं लगाया मैंने, नहीं ये तो ठीक है, D3 ये तो D3 शुरू में तो D3x ही होता है ना, क्योंकि इनिशियल टाइम के ऊपर था ना ये वाला, तो D3x है, D3 से D4 हमने खुद बनाया था जब पोटेंशियल डाला था, तो अभी रिलेटिविस्टिक नहीं है, अभी पूरी तरह रिलेटिविस्टिक नहीं हुई ना, ये टर्म रिलेटिविस्टिक है। अब मैं डाल दूंगा उसको, फिक्र ना करें, मैं क्यों कह रहा हूँ रिलेटिविस्टिक नहीं हुई, ये तो पिछली दफा मैंने किसी को दी थी, अब ये कंप्लीट है, वो आखिरी स्टेप के बाद शायद हमारे इतने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाए। पिछले लेक्चर में तो ये हुआ, पूरी रात लगा के कैलकुलेशन की, सुबह फेंक आया, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ कि गलत वाले फेंक रहा हूँ सही वाले रख रहा हूँ, पता चला कि सही वाले फेंक दिया और दूसरे रख लिए, ठीक है, फिर सुबह आगे यहाँ लिखे। अच्छा एक आखिरी चीज जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अंदर, नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अंदर पार्टिकल रहा था, उसने आखिर तक अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी थी। ये नॉन रिलेटिविस्टिक में ये चीज नहीं है। नॉन रिलेटिविस्टिक में जो इलेक्ट्रॉन आया है और जो आपने ऑब्जर्व किया लाजमी नहीं है वही इलेक्ट्रॉन, दरमियान में हमने पढ़ा था अगर शॉर्ट रेंज में हो तो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पैदा भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, पोटेंशियल ने जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा किया, ये इलेक्ट्रॉन ने उस पॉजिट्रॉन को खत्म किया और वापस आगे नया इलेक्ट्रॉन चल पड़ा। ये फिनोमेना क्वांटम वेवलेंथ पे होता रहता है, हर वक्त ये चलता रहता है। इसका मतलब है क्वांटम जब आप रिलेटिविस्टिक थ्योरी में जाएंगे तो लाजमी नहीं है, मैं सिर्फ एक डायग्राम आपके लिए रिप्रेजेंट के बता रहा हूं। फर्क सिर्फ तभी आपको पता चल सकता है जब उसकी स्पिन अपोजिट हो जाए।
जब उसकी स्पिन क्यों? जो इलेक्ट्रॉन गया है, जो प्रोड्यूस होने के नहीं बाद नहीं आया ये है। कोई जरूरी नहीं, अगर पॉजिट्रॉन की स्पिन डाउन हो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप भी हो नहीं, इलेक्ट्रॉन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन गया है, जो इलेक्ट्रॉन आपने ऑब्जर्व किया उनकी स्पिन सेम है, तो फिर आप फर्क भी नहीं कर सकते। नहीं, हाँ ये क्वांटम मैकेनिक्स में हाँ बिल्कुल सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाती है। लेकिन अगर वो स्पिन अपोजिट हो गया फिर आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट्स में पोलराइजेशन मेजर करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स मेजर करके बताते हैं कि इनिशियल पार्टिकल के पास दोनों थी तो फाइनल के पास अब एक। पोलराइजेशन से मतलब बस यही होता है ना कि एक्स स्पिन वाई जेड डायरेक्शन, के लॉन्ग स्पिन डायरेक्शन समझ ले, हम पोलराइज करते हैं, पोलराइजेशन जेड के लॉन्ग हो सकता एग्जैक्टली, पोलराइजेशन इस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल की तो दोनों थी, फाइनल की एक की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो दूसरे की अभी नहीं होती। तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटली इसको पोलराइजेशन में ये करें तो आपको पता चलेगा। ये काम हुआ जो मैं पिछले कई सालों से भी फिजिक्स में करता हूँ कि हम ऐसे केस स्टडी करते हैं जिसमें पोलराइज ऑब्जर्वर्स हो। हम कहते हैं ये पोलराइजेशन बड़ी क्लीन है, ये आपको बता देंगे कि पार्टिकल्स की किस पोलराइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपसे लेट्स अस्यूम करें इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी 80% हो तो हम कहें जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके 80% की प्रोबेबिलिटी ये है कि वो लॉन्गिट्यूडनल पोलराइजेशन के साथ पैदा हो रहा है लेट्स से, बाकी 20 नॉर्मल और ट्रांसवर्स में। तो इस तरह करके हम कुछ ऑब्जर्वर स्टडी करते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज जो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ ये कि फर्ज कीजिए जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहूँ कि अगर रिलेटिविटी में फर्क क्या है, एक तो ये था कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आउट ऑफ नोवेयर पैदा हो जाता है। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आपका इलेक्ट्रॉन आता यहां से, यहां पर ना कोई पोटेंशियल पड़ा हुआ था, यहां पोटेंशियल पड़ा इंतजार कर रहा था, उसने पॉजिट्रॉन पैदा किया और एक इलेक्ट्रॉन पैदा कर दिया। अब वो आइडेंटिटी बदल गई है और वापस क्या हुआ, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह जिस तरह चलना था। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में पूरी पॉसिबिलिटीज है ये वाली, क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल हमेशा पैदा होते रहते हैं। याद है मैंने क्या कहा था कि जो ये पार्टिकल पैदा हुआ है लेकिन नजर ऐसे ही आएगा जैसे टाइम एरो में उल्टा चल पड़ा है ना, यही तो फाइन मैंने कमाल किया। है। टाइम एरो आपने नीचे लगाया किधर में लगाया हुआ है, नहीं राइट में फिर भी फॉरवर्ड क्या है, फिर भी फॉरवर्ड क्या है। नहीं लेकिन रिस्पेक्ट वाला नहीं जा तो अच्छा अब एरो के हिसाब से देखें तो फॉरवर्ड जा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों पैदा हुए हैं, हम चाह रहे थे एक ही तरफ चलते हैं लेकिन एक तरफ नहीं चल पड़े, वो दूसरी तरफ चल पड़ा है, पी उसका माइनस पी होगा बाद में देखेंगे, अब अभी डायरेक्शंस करेंगे साथ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा, एनिहिलेट किया, वापस जो इलेक्ट्रॉन बना वो वैक्यूम से बना था। इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना वो पता है कौन सा है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है पेयर क्रिएशन। वैक्यूम से पूरा पेयर क्रिएट हो जाता, फिर क्या करते, यानी मेरे कहने का मतलब था इस तरह की कोई चीज क्रिएट हो जाती तो क्या करते हैं हर वक्त आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचे थे, आउट ऑफ नोवेयर टू आउट ऑफ नोवेयर, बगैर कुछ किए बगैर कुछ ऐसी लूप डायग्राम्स भी हैं। ऐसी डायग्राम्स को करने का वक्त हमारे पास इस कोर्स में नहीं, लेकिन वरना हम जरूर करते हैं। लेकिन जो डिस्टिंग्विशेबल फैक्ट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आया उसके पास पॉसिबिलिटी थी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो क्रिएट हुए पॉजिट्रॉन को खत्म करता और आगे चलता। ये वन लूप करेक्शन दिस जब पर्टर्बेशन लगाएंगे तो बताएंगे किस रूप के। फिलहाल ये सेल्फ इंटरेक्शन टाइप ये बाद में बताएंगे, इंटरेक्शन किस भी इंटरेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो ये सिर्फ फर्क है रिलेटिविटी में, यानी लफ्जों में बयान करना चाहूँ तो रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो फर्क है वो ये है कि रिलेटिविटी में जो पार्टिकल आता है वो एंड तक रहता है, जबकि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा वैक्यूम से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ऑलवेज कंसर्व। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसके अंदर टर्म वो उसमें नेगेटिव एनर्जी की कंट्रीब्यूशन आती है, तो यहाँ पॉजिट्रॉन नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन थी, याद है ना, और पॉजिटिव, तो वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं थी। मैं अब रिलेटिव अगर आप ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करें ना नॉन रिलेटिविस्टिक केस का जो मैंने आज लिखा था, तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक एनर्जी आएगी जो पॉजिटिव आएगी, लेकिन मैं साबित करता हूँ कि अगर रिलेटिविस्टिक में जाएं तो दो एनर्जीज आती हैं। तो आज उसको शुरू करते हैं, कोई सवाल अगर यहाँ तक हो तो प्लीज पूछ लें ताकि मैं फिर नहीं तो आगे चलूँ। आइडिया क्लियर हो? इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है और पॉजिट्रॉन इस तरफ, मतलब दोनों टाइम में सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मोमेंटम से हम फर्क करेंगे फिगर
टाइम एरो जब टाइम एरो डिफाइन करेंगे तो कर लेंगे। यहाँ पर ये था कि अगला टाइम हमेशा पिछले से बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन आया तो पॉजिट्रॉन को मिला, पॉजिट्रॉन पैदा हो चुका है उसको मिला है, ऐसा नहीं कि उसके गुजर जाने के बाद पैदा हो सर वो होता है इसी वजह से है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल से इधर को जाएगा तो पॉजिट्रॉन इधर वो अपोजिट चल जाएगा टाइम। तो इसी वजह से हम टाइम का एरो डिफरेंट कर रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं टाइम तो फिलहाल तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं देख रहा, मैं तो फ्यूचर और पास्ट देख रहा हूँ। टाइम एरो में लिखूंगा कि फॉरवर्ड इन टाइम और बैकवर्ड इन टाइम में जब डायग्राम बनाऊंगा फाइनमेंट डायग्राम तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी तक सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि T1 हमेशा T से बड़ा है, तभी मैं कह रहा हूँ कि जिधर मर्जी बनाने के लिए मैंने एरो कहा कि इसका मोमेंटम इधर था ताकि इसने इसको पकड़ लिया और एनिहिलेट हो गया, ये मैंने बात की। अच्छा एक आखिरी चीज़ जो मुझे कहनी थी वो ये थी यहाँ पर कि कोई सर आपने कहा कि वो टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन लाइट को भी देखें हम कितने जा सकते हैं बैकवर्ड नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, माजी मुस्तकबिल जहाँ मर्जी है, हाथ से किधर भी चले जाए, टी को माइनस टी कर लेते हैं। अगर आप सर स्केलर वो देखें, पार्टिकल कोई नहीं ना जा सकता, हाँ। हमेशा फ्यूचर में ही जाता है। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते उसकी, हमारा हाल उसके माजी के हिसाब से मुस्तकबिल था। लेकिन अगर आप लाइट कोन के स्क्वायर को देखें, एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसमें आप टी को माइनस टी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप कहते हैं, आप कहने की बात अभी भी वही है, इवेंट होगा तो डिटेक्ट करेंगे। माजी में जानने के लिए आपको उल्टा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा चलेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि कॉजैलिटी होल्ड नहीं करेगी आप। क्यों आप मुस्तकबिल में रह के माजी में जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह नामुमकिनात में से है जिस तरह। फिर आप मुस्तकबिल में नहीं जा सकते, फिर आप माजी में ही चलते फिर आप चल पड़े माजी में ही चलते जाएंगे। बस अगर चल सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको पता है कि तमाशा लगना है यूनिवर्सिटी के दूर कहीं चले परिमाम के पास, आपको पता है, अब आप उस स्पीड से ज़्यादा चल पड़ती है जिससे नॉर्मली चला जा सकता है, तो आप क्या होंगे, आप पहले पहुंच जाएंगे ना तमाशा लगने से। यही पार्टिकल भी करता है, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से पहले वहाँ पहुंच जाए तो आप इवेंट को होता देख सकते हैं। कॉजैलिटी वायलेट स्पेस करता का है। डायग्राम में ये जिस तरीके से नजर आती है बेसिकली, अगर आप एक स्पेस का वेक्टर ड्रॉ करो ना, तो आप जब वो अब देख सकते हो हमेशा आप ऐसा फ्रेम चूज कर सकते हो जिसमें इवेंट्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। हाँ तो वो इस वजह से हम कहते हैं कॉजैलिटी लाइट होल्ड नहीं करती, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा इसको बिल्कुल, मैं इससे ज़्यादा आसान इंटरप्रिटेशन है 45 दर्जे से इधर उधर जाना पड़ेगा जो लाइट कौन का है, ताकि किस तरीके से घुमा के अंदर रह नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल बात है। लेकिन प्रोपेगेटर बड़ा शरारती है, वो लीक कर जाता है लाइट कौन से, बड़ा चालाक है। लेकिन मसला पता है क्या है, इवेंट का ऑर्डरिंग हमें नहीं पता होता है। अगर कोई चीज़ लीक करके इधर गई तो इधर से इधर भी है, तो टोटल जाके ना सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो ये अगर फील्ड थ्योरी पढ़ाऊँ तो ये वहाँ कैलकुलेट करता हूँ। सर ये पास्ट में जाना यूजुअल पास्ट में जाना होता है जो हम कहते हैं, या नहीं मैथमेटिकल वो हाँ। नहीं ऐसे अगर स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलोगे तो जा सकते जा जो सकते अभी हम कह रहे हैं उल्टा मुंह करके चल पड़ो। हाँ। जो हम एंटी पार्टिकल कहते हैं सर उसके नहीं नहीं वो तो मैथमेटिकल मोमेंटम का, अगर एक का यू पी है तो दूसरे का वी माइनस पी है, और वी माइनस पी यू की तरह लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया ये चीज़ है। बस मोमेंटम एरो हम देखेंगे उसका फाइनमेंट डायग्राम बनाने दीजिए, ये बिल्कुल फ्यूटाइल क्वेश्चंस हैं अभी तक। जब तक मैं फाइनमेंट डायग्राम बनाऊंगा नहीं, नेचुरली आपको नजर आएगा, अच्छा ये पार्टिकल इधर जा रहा हूँ, नेचुरली आपको नजर आएगा, फिक्र ही ना कीजिए। हर चीज जाएगी मुस्तकबिल में, माजी में कुछ नहीं जाएगी, माजी में कुछ नहीं जाएगा, हर चीज मुस्तकबिल में ही जाएगी। लेकिन उसका एरो जो है, आने वाला पार्टिकल का मोमेंटम अगर इस तरह है तो जाने वाले आने वाले एंटी पार्टिकल का मोमेंटम एरो को इस तरह डिफाइन करेंगे। टाइम में वो भी वैसे ही लगेगा हमें जैसा लग रहा था, कोई चीज माजी में इस तरह नहीं जाओ, फिक्र ना करें। मैं कम टू दिस पॉइंट, जब मैं फाइनमेंट डायग्राम बनाऊंगा, जब एस मैट्रिक्स लिखूंगा तो उसी वक्त ठीक है। अच्छा एक आप छोटी सी चीज कर लेते हैं आज, फिर बाकी मैं इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए, जो थोड़ा सा टाइम रह गया, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द प्रोपेगेटर पार्ट और क्लाइन गॉर्डन या क्लाइन गॉर्डन प्रोपेगेटर। जो स्टोरी हमने शुरू की थी आप स्टूडेंट्स के लिए, हमने कहा था हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसके बाउंड्री कंडीशंस पता हो उसके लिए हम ग्रीन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो
तो आज हम ग्रीन्स फंक्शन लिखेंगे पॉइसन इसका क्लाइंट ऑर्डर। लास्ट टाइम मैंने पॉइसन इक्वेशन क्या लिखा था, आज मैं क्लाइंट ऑर्डर इक्वेशन लिखूंगा। अगर आपको याद हो तो क्लाइंट ऑर्डर इक्वेशन है क्या थी, बॉक्स स्क्वायर बॉक्स प्लस, अच्छा मैं ना पता नहीं क्यों मुझे इसके स्क्वायर लिखने की आदत नहीं थी, बॉक्स इज रियल नंबर ऑफ बॉक्स प्लस m स्क्वायर। अच्छा इसके लिए मैं ग्रीन्स फंक्शन को लिख रहा हूँ डेल्टा ऑफ x प्राइम माइनस x, डेल्टा f लिख दिया है, ये ग्रीन्स फंक्शन है बिल्कुल उसका सिर्फ इतना है कि इसका जवाब जो होगा ना वो होगा डेल्टा होगा x प्राइम माइनस x और ये डेरिवेटिव के ऊपर प्राइम लिखता हूं, यानी ये डेल प्राइम इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम एंड t प्राइम। ठीक है, आप देखें व्याकरण इसके नीचे x प्राइम लिखा है, वो कहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम। इन सोर्स आपका x प्राइम था जिसका आपने डिफरेंशियल दिया और आपने डेल्टा फंक्शन देखा x के ऊपर क्या जवाब है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको लिखवाया था पर पॉइसन इक्वेशन नहीं था। पॉइसन इक्वेशन के लिए मैं क्या लिखा था, डेल स्क्वायर g ऑफ x प्राइम एंड x, ये लिखा था ना हमने, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के ऊपर x प्राइम माइनस x। तो मैंने कहा था इसमें क्या प्राइम लिख लेना, याद है आपको ये चीज, बिल्कुल उसी का एनालॉग है ये वाला, बिल्कुल उसी का एनालॉग जो पहले हमने किया। ये रिलेटिविस्टिक है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक। अच्छा हम लोग ना यूजुअली प्रॉब्लम ये है कि in this case the particle can propagate with both positive energy and negative energy. This is entirely different from the non-relativistic case. Non-relativistic case में कोई नेगेटिव एनर्जी की चीज नहीं। यहाँ पर रिलेटिविटी में जब हम गए थे तो हमने कहा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें जो कॉस्ट के पे करनी पड़ी थी वो फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स करनी पड़ी, इसलिए इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सिंपल होगी नॉन-रिलेटिविस्टिक केस। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम लोग ना इन relativity के अंदर relativistic केस में we always prefer to work in momentum space। हम ना usually position space में काम करना पसंद नहीं करते, momentum space में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि momentum को लिखा जा सकता है e squared और b squared और e squared और v squared थ्री मोमेंटम को या फोर मोमेंटम को जैसे चाहते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं मोमेंटम स्पेस में काम करना, जहाँ बाद जगहों में लिखा जाता है बुक में पी स्पेस या के स्पेस, एक ही बात। तो हम क्या लिखते हैं, अच्छा मेरा ये क्लेम है कि मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा एफ, अच्छा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने पढ़ी है, सो यूजिंग देखिए टेक्निक सारी वही है जो आप पहले पढ़ते रहते हैं। यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं एक तरफ पूरे इसलिए लिख रहा हूँ कि स्पिन हाफ के लिए भी सारे स्टेप्स यही होंगे, स्पिन वन के लिए करेक्ट है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये बताती है कि मैं x प्राइम और x में जा सकता हूँ बशर्ते के d4p ओवर 2/4, यहाँ फर्क नहीं पड़ता साइन प्लस माइनस कुछ भी, याद है ना आपको स्केलर प्रोडक्ट आयोटा p x प्राइम माइनस x इनटू मैं वही करना इंट्रोड्यूस करता हूँ, सारे करते हैं माइनस साइन का फायदा ये है प्लस साइन रखेंगे तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कंटूर उठेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का तो? अच्छा अगर ये x वाली स्पेस में इसका फंक्शन है तो p वाली में भी तो होना चाहिए ना इसका, तो क्या मैं करूँगा इस, अगर ये सोल्यूशन है तो इसको यहाँ रख दूँगा। अरे फ्री फैक्टर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मान लो यहाँ आता है क्यूब लिखे तो 3/2 आता है, 4 लिखा था कहाँ पर?
2 पाई के बराबर वो बन जाएगी सारी, डोंट खुद बनेगी, या मैं लिखूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, डोंट वरी। अभी तो 3 डायमेंशन में हम लिखते थे d क्यूब p over 2 by क्यूब, d4 p over 2 by 4, ठीक है ना। अभी लिख के देखते हैं, अब क्या करें, डोंट वरी। अच्छा, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल के देखते हैं। तो बॉक्स प्राइम प्लस m स्क्वायर डेल्टा f ऑफ x प्राइम माइनस x किसके बराबर आ जाएगी? अच्छा, अगर याद रखो इसको, मैं क्या आएगा इससे, दिस इक्वल टू d4p over 2 pi to the power 4। अगर यहाँ डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम, एक दफा भी माइनस आयोटा p उतरेगा, दूसरी दफा भी माइनस आयोटा p उतरेगा, तो आ जाएगा माइनस आयोटा p का स्क्वायर माइनस प्लस m स्क्वायर e टू द पावर माइनस आयोटा p का x प्राइम माइनस x इनटू डेल्टा। कुछ गलत नहीं है, कोई चीज़ कम तो नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दिस बिकम माइनस पी स्क्वायर, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये बिकम्स d4p over 2 by 4 into p square minus m square e to the power minus iota p dot x prime minus m। देखा अगर यहाँ iota p भी होता तभी माइनस ही आता, फर्क नहीं था, into डेल्टा f ऑफ p पर ये माइनस साइन को बाहर निकालें। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इस इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 को देखें, मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 डेल्टा फंक्शन को इस मामले यार इसमें डेटा ये डेल्टा फंक्शन ही लिखा हुआ था बिल्कुल। तो डेल्टा 4 ऑफ x प्राइम माइनस x इज d4p over 2 by the power 4 e to the power minus iota p का x प्राइम माइनस x है ना। ये अगर हम यहाँ भी माइनस लगा देता तो यहाँ भी माइनस लगा, चूंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। अब ये बराबर है अनटिल एंड अनलेस अगर ये इंटेग्रेंट जो है, इंटेग्रल के अंदर जो चीज आ रही है वो 1 के बराबर हो, तभी बराबर होंगे ना, क्योंकि ये इसके पास भी है, जो इंटीग्रेशन है लिमिट्स भी सेम है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके पास भी है, ये दोनों साइडेड इसी सूरत में बराबर हो सके इफ 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस m स्क्वायर टाइम्स डेल्टा f। जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो 1 के बराबर। कितना खूबसूरत बन गया है मोमेंटम स्पेस का प्रोपेगेटर, देखिए जरा। सो डेल्टा f ऑफ p is 1 over p squared minus m squared, provided p squared is not equal to m squared, है ना। यही बात है ना, जब p squared m squared होता है तो इन्फिनिट हो जाता है ना। सो यहां से इसको कहते हैं, दिस implies is the particle is off shell। ऑन शेल होता तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर होता। तो ये ऑफ शेल का मतलब क्या है कि दिस इज अ, तो जितने वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं वो ऑफ शेल होते हैं। सर वो इक्वल टू जो m स्क्वायर वो सेटिस्फाई नहीं करते कोई कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करते, देखिएगा जरा क्यों नहीं करते। क्लियर हो गया। तो वो कभी जो चुगल फोर है उसने माना है कि कौन था, आप कहते हैं मैंने उड़ती उड़ती सुनी है, तो ये वर्चुअली थी कोई चीज़, लेकिन तबाही करके रख दी उसने सारी चीज़ें। ऑफ शेल था, कोई मैथ्स नहीं था उसमें, उसका कोई p स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर नहीं था। और ये कंडीशन आपको किसने दी थी कि p स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर नहीं है? कन्वर्जेंस ऑफ योर इंटीग्रल।
अगर पी स्क्वायर एम स्क्वायर होता तो ये इंटीग्रल इक्वली ना हो पाते। इसका मतलब ये है कि ये एक ही सूरत में ये इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं तो उसके अंदर तो जो कॉन्जुगेट वेरिएबल है उनके अंदर होती है अनसर्टेनिटी, एग्जैक्टली बराबर तो आना ही था उसका आंसर। कौन से किसके फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब भी आप यूज करेंगे तो कुछ चीजें बराबर नहीं होंगी। बिल्कुल एक्स और पी वाले कभी भी बराबर नहीं। हाँ, वो तो आना ही था इसमें। वही आना था बिल्कुल, लेकिन आया यही तो क्यों आना था कि पी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर नहीं है, कुछ और आ जाता है। बनाएगा ये भी आयत जो जो ये कह रहा है, बड़ी समझदारी से कह रहा फॉरियर ट्रांसफॉर्म के जो भी कॉन्जुगेट वेरिएबल है हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। है। वो क्यों बना रहा है मैं बताऊंगा आपको। P और X में होगी ना conjugate value, तो P और X है यहाँ पे, P और M तो P और M के बाहर नहीं जाता। नहीं पी और एम की बात कर रहा हूं। P के अंदर वो ये कह रहा है कि पी और एक्स से रिलेट होते हैं। P के तो अंदर जब आप x से p में गए हैं तो x के बारे में सर्टेन हो गए, तो p के बारे में p स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू m स्क्वायर। लेकिन जो जुनैद कह रहा है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, अगर मैं जिस जगह पे वो कहीं डाइवर्ज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँ तो इंफिनिटी से जान छूट जाएगी ना। तो मैं उसे घुमा फिरा दूंगा, कहूँगा जिंदगी हम लेके चलो, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो जाएगी, मैं आऊँगा उसके ऊपर, उस इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज, जो आप लोग सारे बातें कर रहे हैं उसमें अगर मैं लिखूं तो आपको याद है पी स्क्वायर किसके बराबर है? पी स्क्वायर किसके बराबर होता था? वैसे किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर एम स्क्वायर के अगर बराबर हो, वैसे तो पी स्क्वायर ये होता है ना, M square C square। वी नो दैट। वैसे तो हमने पढ़ा था पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, सी को मान करते हैं हम सारे। तो इसका मतलब ये था कि मैं लिख सकता हूँ कि P0 इज इक्वल, तो अब मैं E नहीं कह रहा, E नहीं कह रहा मैं P0 कह रहा हूँ। P0 इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये तो होल्ड करेगा ना, एंड दिस, और ये चीज हमें पता है ये E के बराबर है। इसका मतलब मैं कतई नहीं कह रहा कि P0 और E बराबर हैं, वो वाले जो एक्चुअल थे। P0 और E दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं मेरी इंटीग्रेशन में। P0 बराबर है P स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका नाम मैंने रखा हुआ है प्लस माइनस। अगर ये रियल पार्टिकल होता तो ये डेफिनेटली E के बराबर होता। मैं नहीं कह रहा था E के, मैंने इसका नाम रखा है कि P0 बराबर है। ये कुछ लोग इसको E बाहर लिख देते होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ठीक है ना E लिख लो, लेकिन दो अनलेस एंड अनटिल आप जानते हो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अगर आप इसको खोलें तो इसका आंसर क्या बनता है? P स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। नहीं, लेकिन इसको खोलें तो क्या बनता है? शाबाश, क्या बनता है? अच्छा, क्या मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फिर देख लेना। बस ये आखिरी चीज़ लिख के छोड़ रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन में अगले लेक्चर में करूँगा। सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ घर से पढ़ने के लिए दूंगा और घर से पढ़ के ताकि अगले लेक्चर में इसको क्विकली पढ़ कर सकें। ये देखना, आप देख सकते हैं P स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एस P0 स्क्वायर माइनस P वेक्टर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू P0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और P0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B। इसका नाम आपने E रखा है ना, तो इसका मतलब आपने इसका नाम जो रखा था वो रखा था P0 माइनस E और P0 प्लस। अगर P0 और P0 E बन जाता तो ये रियल पार्टिकल। अब ये वर्चुअलिटी ये है कि P0 अगर E के बराबर हो तो इनफिनिट जवाब आएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको प्लॉट करते हैं किसी एक्सिस में तो ये 1 ओवर P0 माइनस C आता है ना यहाँ पर, तो डेल्टा F में 1 ओवर P0 माइनस C इंटू 1 और E प्लस C आता है ना। इसका मतलब है इसके पास दो जगहों पे इंफिनिटी है, एक तो प्लस एनर्जी पे इंफिनिटी है और एक माइनस E के ऊपर इंफिनिटी है। ये वो चीज है जहां पर रियलिटी एग्जिस्ट करती थी, वर्चुअलिटी नहीं।
चल जो मैंने लिखा उसको बाद में, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये P0 E के बराबर हो जाता तो तब भी 1/P0 प्लस E इन्फिनिट होता, P0 माइनस E। और अगर ये P0 माइनस यानी माइनस E के बराबर होता तो ये चीज इन्फिनिटी दे देती। इसका मतलब है दो जगहों पे इन्फिनिटी है। जब भी हमें दो जगहों पे इन्फिनिटी मिलती है तो हम कहते हैं जिस वेरिएबल में इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है उसको फिर तरह एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह लेके चले कि सारे कंटूर से बचने की कोशिश करें। मैं कंटूर को कैसे याद रखता हूं देखिएगा जरा। फर्ज कीजिए अगर ये लिखा हुआ हो e टू द पावर माइनस आयोटा p0 इनटू t प्राइम माइनस t। अगर t प्राइम t से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, अगर t प्राइम जो है वो t से बड़ा है। लेकिन मुझे इस टर्म को वैनिश कराना है अगर ये इन्फिनिटी किसी ऐसी जगह पे आती है तो मैं ऐसा चूज करूंगा कि इमेजिनरी ऑफ p0 जो है ना वो प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, ताकि वो प्लस इन्फिनिटी इस माइनस से जाके एक्सपोनेंशियली जीरो हो जाती है, वो टर्म निकल जाती है बीच में से। तो मैं इस तरह कंटूर को चूज करूंगा कि एक वक्त में वो एक ही हो और इमेजिनरी ऑफ p0 अपना साइन के चेंज करे, कभी वो कंटूर ऊपर से गुजरे कभी वो कंटूर नीचे से क्लोज हो, बाकी सारे तरीकों से भी क्लोज होगा तो वो सारे कंटिन्यूटी करेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन में हमने कहा था सारी जगहों को काटते चलते हैं, एक को काटे दूसरे से रहने दे वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा सिर्फ दो ही चीज़ों पे एग्जिस्ट करेगा, या नीचे की कंटूर क्लोज होगी या ऊपर की कंटूर क्लोज होगी, दोनों में से एक एक चीज़ निकल जाएगी। तो वो फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी आरफिन से कंटूर इंटीग्रेशन जो है वो रिवाइज कर दिया जाएगा। बस काम मेरा खत्म हो गया, प्रोपेगेटर्स खत्म हो, इसके बाद फर्मियान का तो आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ स्पिन 1 का निकालना मुश्किल नहीं है। मुझे पता है ना स्केलर को अगर एक वेक्टर बनाना हो, सॉरी अगर आपके पास कोई स्केलर होता है लेट्स से उसको क्या f, अगर आपने उसको वेक्टर बनाना होता तो उसके साथ आप यूनिट वेक्टर ले सकते। मैं भी यही करूँगा, अगर मैं स्केलर को एक वेक्टर बनाना है ना तो उसके साथ एक तो कुछ नहीं रहेगा, उस स्केलर का प्रोपेगेटर ही रहेगा, साथ में g माइनस जी म्यू आ जाएगा, क्योंकि प्रोपेगेटर में दो साई आते हैं, एक जगह पे पकड़ता है दूसरी जगह पे छोड़ के आता है। बेफिक्र हो, मैं इंट्यूटिवली लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जाके ग्रेविटेशन के रिश्ते दिस इज बैलेंस करके आराम से लिखा जाएगा। बिल्कुल जिस तरह आप ऑर्डिनरी वेक्टर स्पेस में काम करते थे, एक स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से जरूरत देते, आप भी यही करेंगे, एक स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से जरूरत देंगे, लेकिन वो यूनिट वेक्टर 4 डायमेंशनल और से पोलराइजेशन यानी मैंने जब क्लासेस शुरू हुई थी ना कोर्स, तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि ग्रेविटी की फील्ड थ्योरी बनाना क्यों, मुझे बड़ा लगता है वेस्टर्न डेवलप लगता है क्या ग्रेविटी की फील्ड थ्योरी बनाना, शौक है या नहीं वेस्टर्न डेवलप लगता है मुझे। नहीं क्यों सर देखिए क्वांटम स्केल पे ग्रेविटी मैनिफेस्ट नहीं करती, आप तो करती है, लेकिन बड़े मसला है कि कोई इन्फिनिटीज बड़ी देती है। और हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हो तब भी हम ये आर्गुमेंट देते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ओवरकिल है, और आप उससे भी कोई 1000 टाइम्स बड़े स्केल पे जा रहे हैं ग्रेविटेशन की बात करते हैं। हाँ लेकिन फंडामेंटली तो हर चीज का ऑरिजिन वही है ठीक है। क्वांटम फील्ड के। उधर जा रहे हैं आप, उससे भी बड़े स्केल पे आ रहे हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें क्वांटम बिल्कुल माइनस स्केल शुरू करके और फिर बनानी हम अगर फंडामेंटल चीज पे जाएंगे तो हमें फंडामेंटल आर्गुमेंट देना पड़ेगा, और फंडामेंटल आर्गुमेंट क्वांटम फील्ड के, इसलिए हम भाई आर्गुमेंट अगर आप जो क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे थे, जो लोग क्वांटम मैकेनिक्स का काम कर रहे थे, आप हमको ये बोल सकते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स के हम जा नहीं सकते, ये एलएचसी वगैरह हम बना ही नहीं सकते, ये स्टडी करने का फायदा है। आपको पता है मैं क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल में जाता हूँ हमेशा, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ाऊँ ना तो सारे क्वांटम मैकेनिक्स का निकालता हूँ और कहता हूँ ये निकाले तो क्लासिकल बन जाता है, ये कर लो क्लासिकल। ठीक है ना, लेकिन मैं काउंटर आर्गुमेंट ये दे रहा हूँ कि ये भी अच्छी आर्गुमेंट नहीं है कि अगर ये चीज हम अचीव नहीं कर सकते तो इस पर स्टडी करना नहीं वो ये नहीं कहता, वो ये कह रहा है कि हम ये मान के चल चुके हैं कि क्वांटम का स्केल शॉर्ट स्केल है और क्लासिकल का स्केल लार्जर बड़े स्केल है। तो कहता है ये आर्गुमेंट हम उससे भी बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं ग्रेविटी पे, तो ये ठीक नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि शॉर्ट स्केल ग्रेविटी शुड आल्सो बिहेव एज अ फंडामेंटल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी दो इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा भी हम ग्रेविटेशन की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड को भी वीक फील्ड लिमिट में लाएं तो न्यूटन मैकेनिक्स बन जाती है।
क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स को भी स्केल पे लेके जाएं, न्यूटन मैकेनिक्स मान जाती है, ठीक बिल्कुल मान जाते हैं। फिर क्या मसला है? मसला कोई नहीं, मैं अभी अभी भी कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर आप उसको वापस क्लासिकल बना के देखना चाहते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। हाँ। मसला सिर्फ ये है कि हमें ग्रेविटी की क्वांटाइज थ्योरी चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि ग्रेविटी भी उसी तरह फंडामेंटल फील्ड थ्योरेटिक अप्रोच से सेटिस्फाई ये करती है। ग्रेविटी की फंडामेंटल नेचर के साथ ऐसा है। देखिए हमें कोई चीज बाउंड नहीं कर रही। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को देखें ना, एक साइड पे आपकी ज्योमेट्री है, दूसरी साइड पे आपका एनर्जी काम कर रही है ना, एनर्जी मोमेंटम तो उसके क्वांटाइज्ड है। हिसाब से नहीं है ना वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है। लार्ज स्केल के ऊपर मैं आपसे एग्री करता हूँ, मुझे सिर्फ कोई चीज इस पे बाउंड नहीं करती कि तुम म्यू को जो है ना वो 0 से लेकर 3 तक रखो। मुझे कोई चीज ये बाउंड नहीं करती थी कि तुम 3 डायमेंशन ही रखो स्पेस को एक टाइम पे। हाँ, तो मैंने कहा- अगर मैं एक और डायमेंशन में चला जाता हूँ, हाँ, फिर तो ग्रेविटी इम्पैक्ट हो सकती है, आराम सुकून से हो सकती है, उन्हीं इक्वेशंस में आ सकते हैं जिसमें हम वैसे कर सकते हो। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है ना। हम जो स्केल ऑफ डायमेंशंस देख रहे हैं, एक्चुअली उस डायमेंशनल स्केल का प्रॉब्लम है, हाँ। शायद उससे फंडामेंटल डायमेंशंस का भी स्केल है, तो वो फिर वो डिस्कशन है जिस पे स्ट्रेंथ है स्क्वायर करते हैं। तो कभी वक्त बचा ना, अगर मौका मिला समर के बाद, तो क्लूजा-क्लाइन थ्योरी के बारे में एक उसमें लेक्चर करें। वो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करते हैं 5 मिनट में, लेकिन वो एक डिमेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जब यूनिफाई तो होगी ना, तो और करनी पड़ेगी, तो और डायमेंशन डालनी पड़ेगी। ये था कि एप्रेंटली तो आपको लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आपने क्वांटाइज की हुई है ना, हाँ, होगा। वो अगर उसके साथ हमें ग्रेविटी को मिला लिया तो फिर कर सकते थे। उसको कहने का मतलब ये ग्रेविटी के साथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वापस से बनाया कि दोनों में इंडिसेस आते हैं, बाकियों में नहीं आते थे, बाकी में तो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स आते थे या स्केलर होते थे। तो इस पे कभी बात करने वाली बेटा, ठीक है। लेकिन वो एक जो सबसे एक रीजनेबल आर्गुमेंट कि ग्रेविटी को क्वांटम थ्योरी क्यों डेवलप करना चाहते हैं, लाइक आप देखें आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में आपको नजर आता है कि एक साइड पे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी कंटीन्यूअस सिमेट्रिक टेंसर की टेंसर, दूसरी साइड पे एनर्जी मोमेंटम टेंसर है, और हमें पता है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड एनर्जी मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल भी है, क्लासिकल है। अब एग्जैक्ट ओके, अब क्लासिकल बनाने के लिए हम उनके ऊपर उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रहे हैं। एग्जैक्ट लास्ट स्केल पे देखो ठीक है। क्लासिकल मान जाते तो अब वो जो थ्योरी है सेमी क्लासिकल ग्रेविटी की, आपने एनर्जी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली और जो ज्योमेट्री उसको क्लासिकली रखा है, वो थ्योरी इतनी अच्छी काम करती है कि इट्स नॉट सेटिस्फाइंग इनफ कि ये सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने से भी जो आपकी थ्योरी, लेकिन सेमी क्लासिकली अच्छा बिहेव करती है, हाँ इतना अच्छा बिहेव करती है। बाकी नहीं करती। फिर आर्गुमेंट ये है कि ज्योमेट्री को आपको क्वांटाइज इट्स वर्थ अटेम्प्ट। हम चाहते हैं, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, हम चाहते हैं कि वी शुड सर्च फॉर द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एज फंडामेंटल एज वी नो फॉर द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, क्योंकि नेचर में सिर्फ 4 ही फोर्सेस अब बची हैं, बाकी को हमने गोल कर दिए सारे लोग इसी बस है। हम ये चाहते हैं, आपकी बात सही है, फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो भी है, लेकिन इससे बड़ा फायदा पता क्या है, हम देखते हैं कि जब शार्ट स्केल के ऊपर जाके ना ग्रेविटी को क्वांटाइज करते हैं तो इन्फिनिटी आती है। तो जो लूप क्वांटम ग्रेविटीज हुए हैं उनके बड़े इश्यूज हैं। मैंने क्वांटम ग्रेविटी करने वाले से आज से 2003 में बात की, मैंने कहा कि नहीं मैनेजमेंट समझता हो, इज वन ऑफ द टॉप गाय इन दी क्वांटम ग्रेविटी साइड। पाकिस्तान हर साल आते थे, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं समझे जान लोगों के लिए वर्ड्स टाइम था, मतलब वो इस आर्गुमेंट पे थे, क्यों थे वो एक और बात है, वो मैं क्या argument था? उन्होंने कहा कि वो आर्गुमेंट मेरा हमारा और दोनों का था। मतलब उसके फेवर में थे क्या? नहीं वो कह रहे थे कि मेरा ख्याल है जो कर रहे हैं वो सभी को करने दे रहे हैं, बाकी ना ही टाइम देना ही सब देते हैं। लेकिन अब तुम्हारे लोग लगा रहे, लेकिन ठीक है यार कोई हर्ज नहीं ना। लेकिन तकरीबन 4 कितने अरब आबादी है दुनिया की? 8 अरब से अगर 2% में लगा भी लिया जिंदगी का वक्त ज़ाया कर लिया तो क्या क़यामत आ जाएगी। शायद वो 2% जिनका हम समझ वक्त ज़ाया करने को बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे, कोई बात नहीं। जब इराक ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो लोगों ने कहा था ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने क्लास में गलत बनाई। मैक्सवेल इक्वेशन से जब मैंने आपसे कहा था कि आप बना के दिखाएं मैक्सवेल इक्वेशन को डिराक इक्वेशन में, आपने क्यों नहीं सोचा। मैंने इतनी दफ़ा ये बात क्लास में की और मैंने यहाँ से एक कोर्स शुरू किया कि E and B आर नॉट फंडामेंटल, इट इज़ B and A which is E and B are not quantum mechanical things, it is B and A which is a quantum mechanical thing. B is a scalar potential और A is a vector potential. आपको स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल में एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी,
उसको लिनियराइज कर लेना था। राइट हैंड साइड पे सोर्स था बी और ए का, लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्टली ए की इक्वेशन थी और बी की इक्वेशन थी। राइट हैंड साइड पे अगर आप सोर्स को जीरो करते तो ऑटोमेटिकली आपके पास फ्री की बनती। मैंने सोल्यूशन दे दिया था जिस तरह मैंने किया, अगर गलत किया तो आप मुझे बता दें। चले मैंने भी पेपर बनाना है।